नरेंद्र मोदी को 4 बकरे मिल गए हैं जिनकी बलि चढ़ानी है उनको। कौन कौन बकरे मिल गए? पहला बकरा है नीतीश कुमार, दूसरा बकरा है चंद्रबाबू नायडू, तीसरा बकरा है जयंत चौधरी, चौथा बकरा है चिराग पासवान। ये 4 बकरे मिल गए क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करना होता वास्तव में मुसलमानों के हित में तो भैया 2014 से 2019 तक मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये बिल पास कर देते। हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। लेकिन ये लड़ाई क्यों, जब सरकार लगातार यही कह रही है कि हम ये इसमें मुसलमानों का कहीं भी अहित नहीं है, विपक्ष नैरेटिव सेट करना चाहता है कि हम जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आखिरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया और अब ये राष्ट्रपति के यहाँ मंजूरी के लिए गया है। जैसे ही राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा ये एक्ट बन जाएगा। लोकसभा में कुल इसके पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232, राज्यसभा में पक्ष में 128, विपक्ष में सिर्फ 95। तो जबकि राज्यसभा में सिर्फ 14 का अंतर था और लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के भी कुछ सांसद टूट गए और वो बीजेपी के फेवर में चले गए। उन्होंने वक्फ बिल पर बीजेपी के ही फेवर में वोटिंग की है। तो जाहिर सी बात है कि गेम जो था वो बीजेपी के ही हाथ में था, नंबर उन्हीं के पास था, तो नंबर के गेम में वो कामयाब हो गए। अब जैसा कि अब रुझान भी आना शुरू हो गया है कि अभी आपने एक अभी वीडियो देखी कि उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर एक बढ़िया गेम खेला है और वक्फ बोर्ड के ज़रिए से उन्होंने अपने विरोधियों को निपटाने की भी पूरी साजिश रची। और इस बार ये वक्फ का जो बिल, इस पे जो समर्थन इन्होंने लिया है उस पर, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो या फिर जयंत चौधरी, ये सब के सब बलि के बकरे बन गए हैं और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिहार में चूँकि अगले साल चुनाव है तो नीतीश कुमार को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, चिराग पासवान को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और नीतीश कुमार की पार्टी में तो अभी से ही शुरुआत हो गई है और उनके एक बड़े नेता डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी ने इस्तीफ़ा दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से लेके सारे पदों पर। और एक मौलाना गुलाम रसूल बलियावी हैं जो MLC हैं, उन्होंने भी धमकी दी है और उनके भी पार्टी छोड़ने की पूरी संभावना है। एक गुलाम गौस हैं। इस तरीके से एक लंबी लाइन सामने आ रही है और कई पदाधिकारी हैं जो मुसलमानों की नाराज़गी को देखते हुए पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब चूँकि चंद्रबाबू नायडू की अभी नई सरकार बनी है तो अब 4-5 साल बाद अगले चुनाव तक ही इनका नंबर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब अगला चुनाव होगा तो इनको मुसलमानों ने, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि जो अगर हमारे साथ नहीं है तो हम भी उसके साथ नहीं हैं, तो अगली बार उनको मुसलमानों का वोट जिस तरीके से इस बार मिला है उतना तो फ़िलहाल नहीं मिलेगा और उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जयंत चौधरी जो वेस्टर्न यूपी से आते हैं और जाहिर सी बात है वो जो जहाँ चुनाव लड़ाते हैं वहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो। तो इसी एरिया से वो अपनी पार्टी को कामयाब बनाना चाहते हैं और उनकी पार्टी
का पूरा बेस वही है, तो जाहिर सी बात है कि जब मुस्लिम वोटर उनसे छिटक जाएगा और उनसे नाराज़ हो जाएगा तो उनको तो इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो अगले चुनाव तक तो ये लोग निपट जाएंगे। तो अब जाहिर है रास्ता बीजेपी के लिए साफ़ हो जाएगा। बीजेपी अब इस तरीके से कामयाब हो जाएगी कि बीजेपी को इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं होगी और हिंदू मुसलमान का जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, वो बहुत तेज़ हो जाएगा। और ये सारा जो कारनामा, ये सारा जो ड्रामा हुआ है, ये जो बिल पास कराया गया वो सिर्फ इसी मकसद से, चूँकि बिहार का चुनाव और अभी उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है 2027 में, तो उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही खतरा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ का जो ये बिल आया, इसके बहाने से बुलडोज़र कार्रवाई शुरू होगी। तमाम मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसे सब निशाने पर होंगे और उनसे कागजात मांगे जाएंगे। अब कागजात नहीं होने पर उनको अवैध ठहराया जाएगा और फिर उसको सरकार अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती थीं, मुसलमान इनको सेकुलर समझता था, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो या फिर जीतन राम मांझी, चंद्रबाबू नायडू, इन सबको मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया, इनको अपना नेता माना। अपनी जो उनकी पार्टी AIMIM है और भी मुस्लिम पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसको इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से मुसलमानों ने खुलेआम इन दलों को सपोर्ट किया। और यही वजह है कि ये कामयाब होते चले आए। तो अब जब मुसलमान नाराज़ है और वो नाराज़गी का इजहार करेगा तो अपना समर्थन बंद कर देगा, तो अगले बार चुनाव में इनको इनकी औकात पता चल जाएगी कि ये किस जगह खड़े हैं और इनकी बगैर मुसलमानों के इनकी क्या हैसियत है। तो दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। जहाँ तक सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हिंद, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी, RJD, कांग्रेस, इन्होंने भी कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। इन लोगों ने भी कहा है कि हम लोग इस बिल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी ये लड़ाई तो शुरू हुई, अब ये ख़त्म नहीं हुई है। अब इसका अंजाम क्या है ये जल्दी ही सामने आ जाएगा। सरदार हूँ और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं।